अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में पहले हमने लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़े और अब हम देखने लगे हैं जनरल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स क्या थे कि जो लोकलाइज्ड एरिया में, कोई स्पेसिफिक एरिया में नबनेस करवा देते थे, वहाँ पेन और किसी किस्म की सेंसेशन जो है महसूस नहीं होती थी। अब चाहे वो टच सेंसेशन हो या उसकी पोजीशन की सेंसेशन हो, तो वो सारी सेंसेशन जो हैं वो लॉस हो जाती थी। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं कि ये इंसान को बेहोश करवा देते हैं कि फुल बॉडी में जो है ना लॉस ऑफ सेंसेशंस हो जाती हैं। अब जाहिर है कि हमने टेम्परेरीली करवानी है। ठीक है, हम खुद कंट्रोल्ड वे में काम करते हैं ताकि टेम्परेरी लॉस ऑफ सेंसेशंस हों। अगर परमानेंटली बंदा जो है वो एनेस्थेटाइज रहेगा तो वो जाहिर है कि हम नहीं चाहते। ठीक है, तो अब जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि इंसान जो है वो पूरी तरह से उसे पेन महसूस नहीं हो रही है, यानी कि एनाल्जीसिया हो जाता है, पेन की सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, ना ही उसे कोई चीज़ याद रहती है, जिसे हम कहते हैं कि अमनीसिया हो जाता है। ठीक है, अब सिर्फ ये नहीं होता, इंसान के अपने वाइटल्स भी जो हैं वो भी उससे कंट्रोल नहीं हो पाते, क्योंकि उस टाइम जो है वो अनकॉन्शियस होता है। ना उसे अपना जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो पाता है, ना वो अपनी ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल कर पाता है। इवन हमने क्यों सर्जरी के दौरान एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को साथ रखा होता है, उसकी वजह भी यही होती है कि एक तो वो एनेस्थीसिया को मेंटेन करके रखता है उस स्टेट को, दूसरा वो देखता है कि उस दौरान वाइटल्स कैसे जा रहे हैं ताकि उस हिसाब से जो है वो मैनेजमेंट की जा सके। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ नशेई जो हैं उनको आप सुनते हैं कि ओवरडोज लेने से उनकी डेथ हो गई है, तो वो असल में क्यों होती है? असल में इसी यही वजह होती है। फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई ओपियोइड ले रहे थे तो उनका वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना डिप्रेस हो जाएगा, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो इतना कम हो जाएगा कि वो कह लें सांस ही नहीं ले पाते, उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती सांस लेने की, और उनकी जो सांस बंद हो जाती है। ठीक है। अब ओपियोइड का मैंने क्यों ज़िक्र किया, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो फ़ेंटानिल सिट्रेट पढ़ना है, तो फ़ेंटानिल जो है वो ओपियोइड्स में से ही है, ये मॉर्फिन का कज़न होता है। ठीक है, यानी उससे मिलता-जुलता है, ओपियोइड ही होता है ये भी। यानी कि जनरल एनेस्थेटिक्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? ऐसी ड्रग्स हैं जो टेम्परेरीली लॉस ऑफ सेंसेशन करवा देती हैं और अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान, जो है वो बेहोश हो जाता है। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया अगर देखें तो पहली स्टेज जो है वो एनाल्जेसिया, यानी पेन वगैरह महसूस होना बंद हो जाती है। फिर आती है एक्साइटमेंट की स्टेट। एक्साइटमेंट की स्टेट में डिलीरियम वगैरह होता है। ये अब जो है ना अनवांटेड स्टेज होती है। हम चाहते हैं कि पेशेंट इसमें से जल्दी निकले और अगली स्टेज में जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे हाइपर सैलिवेशन है, सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और मतलब ये अच्छी स्टेज नहीं है। नेक्स्ट जो है वो सर्जिकल एनेस्थीसिया, ये रिक्वायर्ड स्टेज है। ठीक है, ये स्टेज हमें चाहिए। इस स्टेज पे जो है वो हम पेशेंट के वाइटल्स को भी मेंटेन करके रखते हैं। पेशेंट अनकॉन्शियस है, एनाल्जेसिया हो गया है, अमनीसिया हो गया है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया और सर्जरी परफॉर्म होगी। अब अगर एनेस्थीसिया को ठीक से किसी ने मेंटेन नहीं रखा, वो नेक्स्ट स्टेज में चला गया या बहुत ज़्यादा डीप एनेस्थीसिया हो गया, तो उसकी वजह से फिर आगे डेथ हो जाएगी। यानी उसका जो है वो साँस भी नहीं आएगा, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो गया, सीएनएस डिप्रेस हो गया, उसका सीवीएस भी डिप्रेस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत ज़्यादा खतरनाक हद तक कह लें कम हो जाएगा। क्लासिफिकेशन देखें तो जनरली हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, इन्हेलेशनल होते हैं ये और इंजेक्टेबल होते हैं। इन्हेलेशनल और इंजेक्टेबल नाम से ज़ाहिर है जो इन्हेलेशन के थ्रू दिए जा रहे हैं और जो इंजेक्ट किए जा रहे हैं। इन्हेलेशन में हमारे पास गैसेज़ हैं या वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। गैसेज़ जैसे कि हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रही है, इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं हम। ठीक है, N2O। और लिक्विड्स वगैरह में हमारे पास क्लोरोफॉर्म, हेलोथेन, साइक्लोप्रोपेन वगैरह आ जाते हैं, ट्राइब्रोमेथनॉल। ईथर्स वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी हम 1 बाय 1 इनको देख लेंगे। और इंजेक्टेबल्स में हमारे पास एक तो सेडेटिव हिप्नोटिक्स आ रही हैं, जिसमें जो है हमारे पास ये बारबिटूरेट्स आ जाते हैं, मेथोहेक्सेटल सोडियम है, थायोमाइलेल सोडियम है, एक थायोपेंटल सोडियम है आपका सिलेबस में, वो भी इंक्लूडेड है। फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हो सकते हैं, फिर आयन चैनल ब्लॉकर्स हो सकते हैं। अब ये कीटामीन जो है जैसे आयन चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, प्रोपोफॉल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम वो वाले देखेंगे एक-एक करके। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।